गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम प्रश्नावली 10.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10.1 के जो क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी क्वेश्चन बताया था, सिर्फ वो एक ही फार्मूले, एक ही सूत्र के आधार पर लगे हुए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो सवाल लगाएंगे, इसके फार्मूले आज आपको सीखने हैं। फार्मूले क्या है, बस वही फार्मूला आपको जानना है, उसी फार्मूले के आधार पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था जिस टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा उसके पहले उसके सूत्र को बता दिया जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो आज देख लीजिए इसमें कौन से सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो आप जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या होता है। आपको हमने एक बताया था वृत्त का समीकरण का फार्मूला। वृत्त के समीकरण का फार्मूला आप क्या जानते हैं? वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस क्या होता है? आप बताएंगे x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर। यह है वृत्त का समीकरण का फार्मूला। अब वृत्त के व्यापक समीकरण का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के व्यापक समीकरण का फार्मूला आप देखेंगे, यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? आप जानते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण जो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये वृत्त का व्यापक समीकरण का फार्मूला होता है। अब इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वृत्त के व्यापक समीकरण में अगर हम आपसे पूछते हैं इसका केंद्र क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। ये हो गया वृत्त के व्यापक समीकरण का केंद्र। ये क्या है? आप बताएंगे ये केंद्र है। अगर वृत्त के व्यापक समीकरण में हम त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या आप लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आप रूल में करेंगे। ये वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला का सूत्र है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बस इसी के आधार पे आज आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने इस सूत्र को एक से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो भी सवाल सॉल्व किए रहे होंगे, इस फार्मूला का उपयोग किए रहे होंगे। आज इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक निम्नलिखित प्रश्नों में वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्या कह रहा है कि उसका केंद्र ज्ञात करिए और त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए हम आपको इसकी शॉर्टकट भी मेथड बता देंगे और लॉन्ग का मेथड बता देंगे, दोनों बताएंगे। दोनों आप बस आपको समझना है कि कैसे लॉन्ग का कौन सा मेथड है और शॉर्ट का कौन सा है। तो यहाँ देखिए पहले हम यहाँ क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पुनः लिख दे रहा हूँ। x प्लस कितना लिखा गया 5, कोष्टक बंद, पावर कितना है 2 है, प्लस कितना लिखा गया y माइनस 3, कोष्टक बंद, पावर 2 इक्वल टू कितना है 36। ये है। हमने इस क्वेश्चन को बताने से पहले, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल सॉल्व किए थे, हमने इस सूत्र का उपयोग किया था। ये अब h कहाँ से आया, k कहाँ से आया, तो हमने इसको आपको बताया था h और k जो है वृत्त के क्या है, केंद्र। इसकी चर्चा हमने आपसे किया था। अब देखिए हमने कहा था अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए ये और ये आपकी क्या है, क्वेश्चन है, आदत दी गई है, और ये आपका क्या है, सूत्र है। अब ये क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। चलिए मैं एक बार आपको लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ। इसका समीकरण 1 हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, x माइनस एच कोष्टक बंद हुआ प्लस y माइनस के कोष्टक बंद हुआ इक्वल टू क्या होता है r। ये समीकरण कितना बना आप बताएंगे? ये समीकरण आपका बना सेकेंड। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखिए इसकी तुलना इसके साथ कर दीजिए और इसकी तुलना इसके साथ कर दीजिए, इसकी तुलना इसके साथ कर दीजिए। यहाँ देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की
तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 कोष्टक बंद वर्ग इक्वल टू x माइनस एच कोष्टक बंद वर्ग। यहाँ तक मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, पहले इसको बता दे रहा हूँ, फिर इसको। आपको इसमें केंद्र और त्रिज्या पूछा है, तो केंद्र और त्रिज्या आप बहुत आराम से ज्ञात कर लेंगे। बस अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप देखिए जरूर और समझिए, आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये बताइए, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू रूट में x माइनस एच कोष्टक बंद होल वर्ग लिख सकते हैं नहीं? आप बताएंगे इसको हम लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस वर्ग को जब हमने हटाया तो ये आपका रूट में बन गया, किसमें हो गया? रूट में हो गया। अब यहाँ से अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस एच, यही तो होगा इसका वर्गमूल। चलिए पुनः समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ रूट में हम कितना लिख देते हैं? 4। अब इस 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, यही तो होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे इस तरह से, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आप बताएंगे 2 होगा ना, वही चीज तो है। यहाँ आपको देखिए x माइनस एच का होल वर्ग लिखा है, तो जब होल वर्ग है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस एच लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ से देखिए रूट में 2 का वर्ग है तो इसको 2 लिख सकते हैं, जब इसका वर्ग है तो इसको सिर्फ x माइनस एच लिख सकते हैं। ये रूट में लिखा गया है x माइनस एच कोष्टक बंद होल वर्ग। जब होल वर्ग है तो वर्ग को हटा दीजिए, रूट को हटा दीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। आप ये बताइए इसको इधर ला सकते हैं कि नहीं? किसको? x को। x का पद एक तरफ कर लीजिए, x को इधर लाएंगे माइनस x होगा, प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू माइनस एच होगा। x कैंसिल हो गया, h बराबर आप कितना प्राप्त करेंगे? h बराबर आप प्राप्त करेंगे माइनस एच बराबर 5 प्राप्त करेंगे। एच बराबर आपको कितना होगा? 5। एच की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 5 प्राप्त हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी तरह से आप किसका मान निकालेंगे? के का मान निकालेंगे। के की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ से देखिएगा, यहाँ से के की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। चलिए एक बात पुनः सॉल्व कर रहा हूँ। वाई माइनस 3 कोष्टक बंद होल वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसी से तुलना करना है, वाई माइनस के से तुलना करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इस वर्ग को डायरेक्ट आप काट सकते हैं, चाहे काट दीजिए, चाहे आप इस तरह से लाग में चलिए। चलिए यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 कोष्टक बंद रूट में y माइनस क्या लिखेंगे? के का होल वर्ग। यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस क्या लिखेंगे? के। यहाँ से ये y कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 3 बराबर माइनस के से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। के बराबर आप कितना लिखेंगे? आप बताएंगे के बराबर कितना होगा? 3 होगा। ये हो गया। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या है? यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? 36। r बराबर क्या लिखेंगे? रूट में 36। r बराबर कितना लिखेंगे? 6। यही तो आपसे पूछा था। क्या पूछा था? पूछा था केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करिए। तो केंद्र आपका क्या होता है? केंद्र आपका होता है h कामा के। जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका केंद्र h कामा के होता है। तो h की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया? -5। के की वैल्यू क्या प्राप्त की आप? 3। ये हो गया। ये आपके आंसर हो गए और त्रिज्या आपकी क्या प्राप्त हो गई? ये प्राप्त हो गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ये सोचते हैं मैं इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने आपसे कहा था जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जो दिया गया है, यहाँ से देखिएगा कितना लिखा गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए शॉर्टकट। यहाँ दिया गया x प्लस 5, यही दिया गया है। अब इसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। x प्लस 5 का होल वर्ग है। आप अगर इसको ऐसे करना चाह रहे हैं तो यहाँ वर्ग लगा दीजिए, इक्वल टू 0 करिए। x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे? 0। x बराबर क्या लिखेंगे? -5। ये 5 आ गया। देखिए यहाँ 5 आया है h की वैल्यू की नहीं। अब आप कहोगे ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू ही आपकी या क्या होती है? h की वैल्यू। अब यहाँ देखिए y है, y बराबर आप क्या लिखेंगे? y बराबर आप 3 लिखेंगे। देखिए y के की वैल्यू यहाँ 3 आया कि नहीं? आप बताएंगे आया है। बस ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ से इसको तो आपको तुलना करना ही पड़ेगा। r स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 36। तो r बराबर क्या लिखेंगे? रूट, ये रूट में 36 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। बस यही आपका इतना सॉल्व करना था। अब इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वें क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6वें क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, 7वें क्वेश्चन में चलते हैं।
सातवें क्वेश्चन की बारी है। सातवें क्वेश्चन में भी आप ऐसे सॉल्व करिएगा, चाहे डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप जो है विस्तार से सॉल्व करिए। विस्तार से सॉल्व करने का मतलब हमने जो अभी भी आपको बताया, ये देखिए क्या हमने आपसे बताया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस कितना लिखेंगे 45 इसके तो क्या करेंगे 0। यही तो है आपका ये। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जब केंद्र और त्रिज्या की बात कर रहा है तो आप अब इस सूत्र को यहाँ आप नहीं लगाएंगे, इस सूत्र का उपयोग आप यहाँ नहीं करेंगे। किस सूत्र का उपयोग करेंगे, वृत्त के व्यापक समीकरण का फार्मूला उपयोग करेंगे। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये वृत्त का व्यापक समीकरण का फार्मूला होता है। तो हम देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको आपने क्या बताया, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी आदत दे दी गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे, इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0 समीकरण। यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको इसका केंद्र और त्रिज्या। अब देखिए इसका केंद्र क्या होता है माइनस जी कामा एफ होता है। अगर वृत्त के व्यापक समीकरण दिया गया है उसमें आपसे उसका केंद्र और केंद्र पूछ रहा है तो केंद्र आपका होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। ये देखिए माइनस जी, ये जी ये है, एफ ये है, यानी जिसके साथ यक्स का गुणांक रहेगा, बात को गौर से सुनिए, यक्स का गुणांक किसके साथ है, जी के साथ है, और एफ का गुणांक किसके साथ है, वाई के साथ है। यानी वाई जिसके साथ रहेगा वह एफ हो जाएगा और यक्स जिसके साथ रहेगा वह जी हो जाएगा। अब इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं इसका केंद्र आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सी भाषा में आप कुछ मत करिएगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिएगा। अगर ये तो हमको लेना नहीं, ये तो आपको देखिएगा वृत्त के व्यापक समीकरण में हमेशा यक्स और वाई का गुणांक क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब क्या इस समीकरण में वृत्त के जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें क्या यक्स और वाई के गुणांक 1 है, आप बताएंगे हाँ 1 है। अगर यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो यक्स होगा, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो वाई होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए अब समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे। अब यहाँ देखिए ये और ये दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है। आप यहाँ देखिए अगर जी का मान निकालना हो तो आपको कुछ करना यही है, जो यक्स का गुणांक दिया गया है उसी का बटे 2 कर दीजिए, जी का मान आ जाएगा। अगर एफ का मान निकालना है, जो वाई का मान दिया गया है उसी का बटा 2 कर दीजिए, आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। पुनः सुनिएगा, हमने कहा अगर यदि आपको जी का मान निकालना हो तो यक्स का जो गुणांक दिया गया हो किसमें, क्वेश्चन में, उसी का बटे 2 कर दीजिए, जी का मान आ जाएगा। और एफ की वैल्यू निकालनी हुई तो वाई का गुणांक जो दिया गया है उसका बटा 2 कर देंगे तो एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको केंद्र पता चल जाएगा, इसका केंद्र क्या है। चलिए ठीक है, नहीं समझे तो आप समझिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ देखिए क्या लिखा गया है 2gx और इसकी वैल्यू क्या है माइनस 4x। अब यहाँ से x को उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए और g बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4/2 होगा कि नहीं। g बराबर कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। हमने यही तो कहा अगर g की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में जो आपका x का गुणांक दिया गया है उसी का बटा 2 कर दीजिए। हमने बार बार बताया आपसे कि जो x रहता है वह g का गुणांक हो जाएगा और जो y रहता है वह f का हो जाएगा, यही तो है। अब हमने आपसे यही कहा कि जो अगर f का मान निकालना हो तो x y के गुणांक का बटा 2 कर दीजिए। तो देखिए हमको f का मान निकालना है, 8 का बटा 2 करेंगे कितना हो जाएगा
4 होगा, और यहाँ -8 है तो -4 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, 2FY इक्वल टू -8, ये y, यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे 2f बराबर क्या लिखेंगे, -8, ये हो गया। अब इसके बाद f बराबर आप क्या लिखेंगे, -8 बटे कितना लिखेंगे, 2, ये हो गया। अब यहाँ से f बराबर कितना लिखेंगे, 2 1 के 2 2 4 8, f की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, और g की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब आप क्या बताएंगे, ये आपका केंद्र हो गया, नहीं, अभी आपका केंद्र नहीं हुआ है। केंद्र ये होता है, क्या होता है, केंद्र आपका होता है, केंद्र -g, -f होता है। अब ये बताइए g की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे g की वैल्यू 2 है, बात को समझिएगा। तो यहाँ g का मान जब रखेंगे तो ये माइनस यहाँ से पहले दिया गया, ये माइनस पहले से दिया गया है, और g का मान 2 आया है, तो माइनस और -2 कामा, यहाँ -2 लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, कामा लगाएंगे, -f है, माइनस लगाएंगे, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू -4 है। अब देखिए ये ऋण मिला के कितना हो गया, 2, ऋण ऋण धन होगा, कामा ऋण ऋण क्या होगा, धन होगा, ये आपका केंद्र आ गया। अब यहाँ से अगर हम c का मान निकालेंगे तो c बराबर कितना होगा, c बराबर आप लिखेंगे -45। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। केंद्र आपका कितना आया, पूछा था केंद्र ज्ञात करिए, तो आप केंद्र ज्ञात कर लिए 2,4। अब उसके बाद कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करिए, तो त्रिज्या का फार्मूला हमने वृत्त के व्यापक समीकरण में ही बता दिया था। वृत्त का व्यापक समीकरण ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा, इसका केंद्र लिखा -g, -f, और इसके बाद इसकी त्रिज्या क्या होती है, g² + f² - c, इसकी त्रिज्या होती है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है, आपको क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या आप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर लिखेंगे g² + f² - c, ये हो। अब ये बताइए g की वैल्यू कितनी, अब यहाँ से चाहे g की वैल्यू रखिए, यहाँ से चाहे g की वैल्यू -2 रखिए, f की वैल्यू -4 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ g का वर्ग है और यहाँ भी f का वर्ग है, तो माइनस माइनस है तो माइनस प्लस में हो जाएगा जब 2 बार उसका गुणा करेंगे। तो हम इसलिए चाहे माइनस का रखें f का मान, g का मान, चाहे यहाँ से केंद्र का इसका रख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको रख देता हूँ, यहाँ क्या रखूंगा, 2 की घात 2 प्लस f की घात कितनी लिखूंगा, f का मान कितना है 2, c का मान कितना है, ये देखिए c का मान -45 है, और यहाँ भी -45, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 45। 2 दूना 4 होगा, 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, कितना हो गया 45 जी। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 4 कितना होगा, 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 होगा, 15 के 5 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। रूट में कितना आ गया आपका त्रिज्या, आप लिखेंगे त्रिज्या r बराबर रूट में 65 लिखेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने क्या किया, आपके क्वेश्चन की जो आदत दी गई थी उसको लिखा, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखा, यहाँ आप लिख लीजिएगा वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण ये हो गया। और हमने क्या किया, समीकरण 1 2 की तुलना कर दिया, अब g का मान निकाल दिया, f का मान निकाल दिया, और g और f का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, जब g और f का मान पता चल गया तो वो आपका केंद्र हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या आप जानते हैं, त्रिज्या फार्मूला होता है g² + f² - c रूट में। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको रखा, ये आपका आंसर बन के प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आप बस देखते रहिए, समझते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार आप प्रयास करेंगे, आपको स्वतः ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करना है नहीं इन सवाल में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की आदत क्या है, आप देखिए यहाँ लिखेंगे x² प्लस क्या लिखेंगे
वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 8x प्लस कितना लिखेंगे 10y माइनस कितना लिखेंगे 12 इसके टू क्या करेंगे 0। ये समीकरण फर्स्ट बनाए। अभी अभी ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, प्रयास करिए। नहीं आ रहा तो मैं अब आपको बताने चल रहा हूँ, देखेंगे। अब हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा अगर आपको जी का मान निकालना हो, हमने कहा जी का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे, हमने कहा जी का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे यक्स का गुणांक बटे 2 और यफ का मान निकालना हो तो वाई का गुणांक बटे क्या लिखेंगे 2। यही तो हमने बताया। अब देखिए यक्स का गुणांक क्या है -8 बटे 2 करेंगे और वाई का गुणांक कितना है 10 है बटे 2 करेंगे। अब इसको आप काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 और यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 4। यही तो होगा। अब इसका केंद्र क्या होता है -g माइनस f होता है। तो g का मान कितना आया -4, ये +4 हो गया। इसका मान कितना आया +5 आया है, ये -5 हो गया। ये आपका ये हो। नहीं समझ पाया। हमने कहा चाहे आप तुलना कर दीजिए, चाहे आप g बराबर लिखेंगे x का गुणांक बटे 2 और f बराबर -y का गुणांक बटे 2 कर दीजिए और केंद्र आपका होता है -g माइनस f होता है। तो आप इस मान को जब यहाँ रखेंगे, इस g का मान -4 आया है तो यहाँ g आपका माइनस में है, माइनस माइनस प्लस। f का मान कितना है माइनस, ये f माइनस में है और f का मान यहाँ प्लस में आया तो -5 हो गया। नहीं समझ में आया, ये तो आपका शॉर्टकट विधि है। नहीं समझ में आया तो मैं तुलना करके ही आपको बता दे रहा हूँ, वही मान पुनः प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए आप मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा समीकरण 1 2 की तुलना करने पर यहाँ देखिए कितना लिखेंगे 2gx बराबर कितना लिखेंगे -8x, यक्स को यक्स से उड़ा दीजिए और यहाँ क्या लिखेंगे 2g बराबर कितना लिखेंगे -8, यहाँ इसको उड़ा दीजिए। g बराबर कितना होगा -4, g की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। अभी अभी आपने निकाला। अब इसी तरह से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2fy इक्वल टू कितना लिखेंगे 10y। ये y से y को उड़ा दीजिए, यहाँ लिखेंगे कितना 2f बराबर कितना लिखेंगे 10, f बराबर कितना लिखेंगे 10/2, कितना आ जाएगा आपका 5। अब अगर यहाँ से हम c बराबर पूछते हैं तो c बराबर यहाँ क्या है -12, c की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपको कहा है केंद्र ज्ञात करिए, तो यहाँ लिखेंगे आप केंद्र -g माइनस f, यही होता है। आप ये बताइए g की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे g की वैल्यू -4 है, ये -4 ये माइनस g है ना, तो g का 4 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। माइनस f है, f की वैल्यू कितनी है 5 है तो -5 हो गया। ये केंद्र। अब रही बात आपकी त्रिज्या की, त्रिज्या आप क्या लिखेंगे, त्रिज्या लिखेंगे r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट में। g की वैल्यू आपकी कितनी है, g की वैल्यू 4 है, यहाँ आप 4 का वर्क कर दीजिए। f की वैल्यू कितनी है -5 है, 5 का वर्क कर दीजिए। c की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ कितना हो जाएगा +12। 4 चौक कितना होगा 16, 5 पच्चीस कितना होगा 25, यहाँ कितना लिखेंगे 12 जी। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 6 5 कितना हो गया 11, 11 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 11 2 13 हो जाएगा। हासिल 1 1 2 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया आपका रूट में 53 आ गया। ये आपकी त्रिज्या हो गई, यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ। r बराबर कितना लिखेंगे आप, r बराबर लिखेंगे रूट में 53। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, चलिए यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करेंगे, जिस तरह से इन सारे सवाल को आपने सॉल्व किया है इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनेंगे बस। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। आप ये बताइए क्या ये वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना हो सकती है? आप बताएंगे नहीं हो सकती। क्यों?
अभी अभी हमने आपसे कहा, ये बताया कि जब भी वृत्त का व्यापक समीकरण रहेगा उसमें x स्क्वायर का गुणांक y स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो क्या आप बताइए इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणांक y स्क्वायर का गुणांक क्या आपको 1 दिख रहा है? आप बताएंगे 1 नहीं दिख रहा है। जब 1 नहीं दिख रहा है तो 1 कैसे हम बनाएंगे इसको देखेंगे। यहाँ हमको 1 करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है, यहाँ y है, यहाँ 2y है। अब इधर चाहे जो दिया गया उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। वृत्त के व्यापक समीकरण में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है, x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको 1 कैसे बनाऊंगा, यहाँ से 2 को कॉमन करूंगा तो यहाँ लिखूंगा कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बटा 2 इसके टू क्या करूंगा यहाँ 0। यहाँ से देखेंगे आप, लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x बटा 2 इसके टू 0। इस 2 को इस 0 के नीचे हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ये बना आपका समीकरण 1। ये देखिएगा ऊपर स्थान ना होने के कारण इसको हमने यहाँ लिखा, और ये वृत्त का समीकरण अब इसको इसके नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना करने पर। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप ये बताइए अगर हम यहाँ से g का मान निकालेंगे, g का मान तो क्या लिखेंगे? चलिए ये लिखेंगे ना 2gx बराबर माइनस x बटा 2, यही तो लिखेंगे। ये x कैंसिल हुआ। अब इसके बाद g बराबर कितना होगा, यहाँ 2 लिखते हैं, माइनस 1/2 लिखेंगे। g बराबर कितना होगा, माइनस इस 2 को इसके नीचे लाएंगे 4। g की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1/4। अगर f की वैल्यू हम आपसे पूछते हैं f बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ कितना दिया गया है 2fy बराबर, इसमें कहीं f का गुणांक यानी y का गुणांक दिया है, आप बताएंगे कतई कहीं नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया गया, 0 हो गया, तो आप f बराबर 0 लिखेंगे। c बराबर आप क्या लिखेंगे, c का मान भी इसमें 0 है। तो आप देखिए अब इसमें केंद्र की बात करता है, तो केंद्र आप क्या लिखेंगे, केंद्र माइनस g कामा माइनस f। अब g का मान आपने कितना निकाला, माइनस 1/4 निकाले हैं, तो ये भी माइनस में और ये केंद्र माइनस में है, ये है। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे 1/4 हो गया, f की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू आपको 0 हुई। अब त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या लिखेंगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g का मान कितना दिया गया है, g का मान आप बताएंगे माइनस 1/4। f का मान कितना दिया गया है 0, c का मान कितना दिया गया है 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे 16 रूट में, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे 4। r का मान कितना आ गया 1/4। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप इस वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप हमेशा क्लियर करते, जहां भी कोई समस्या हो रही है उसको मैं बताते चल रहा हूँ। अब आप ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार आप देखेंगे, एक बार इसको कॉपी पेन के साथ लगाइएगा, उसके बाद दोबारा जब आप देखेंगे, कॉपी पेन नहीं लिए रहेंगे वैसे देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, कह रहा है इसमें बिंदु इतने इतने से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र और रेखा इतने पर स्थित हो। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर ले गए तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 जितने भी हैं आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 10 को समझना है बस। तो चलिए ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, बस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए जब तक इसमें कुछ समझ में ना आ जाए। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ से ये सब सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पहले सर्वप्रथम मैं एक यहाँ आपको वृत्त छोटा सा बना देता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त के बिंदु हो गए, 2 बिंदु हो गए। दोनों बिंदु क्या क्या है, एक बिंदु को मैं लिख देता हूँ 4,1 और एक बिंदु को मैं लिख देता हूँ 6,5। ये और ये आपका मान लीजिए ये मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ये मैंने एक रेखा खींच दिया। अब इस रेखा खींच दिया, ये वृत्त का केंद्र। अब वृत्त का केंद्र होता क्या है, आप जानते हैं वृत्त का केंद्र होता है -g, -f।
यही होगा। अब इस रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन में देखेंगे। इस रेखा का समीकरण दिया है 4x + y इक्वल टू कितना दिया गया है 16। ये आपको दिया गया है क्या ये आपका दिया गया है रेखा का समीकरण। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हमने वृत्त बनाया, वृत्त पर एक बिंदु यहाँ रखा है, एक बिंदु यहाँ रखा है, ये आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको हमने कर दिया। इसके बाद वृत्त का केंद्र -g, -f होता है और इस रेखा का समीकरण 4x + y = 16 दिया गया है। कुछ नहीं किया हमने। अब देखिए ये जो बिंदु दिए गए हैं इस रेखा को आपको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये बिंदु जो दिया गया है केंद्र इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और इस बिंदु से वृत्त का जो व्यापक समीकरण दिया गया है दोनों बिंदु को हम उसमें प्रतिस्थापित करेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूं वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है आप बताएंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत। अब देखिए वृत्त के व्यापक समीकरण में एक बार इस बिंदु को रखेंगे और फिर वृत्त के व्यापक समीकरण में एक बार इस बिंदु को रखेंगे, बस आपका काम हो गया। यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे 4,1 से, 4,1 से क्या करना है। अब आप क्या लिखेंगे, x और y के स्थान पे क्या लिखेंगे, x के ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। लेकिन हम बिंदु 1,4 ले रहे हैं। जब 1,4 ले रहे हैं, अब 1,4 को वृत्त के व्यापक समीकरण में हम रखेंगे। पुनः समझने का प्रयास करिए। इस बिंदु को हम वृत्त के व्यापक समीकरण में रखेंगे और रख के देखते हैं क्या कुछ प्राप्त होता है आपको। आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे x² है, x² के स्थान पे 4 की घात 2 कर दिया गया प्लस y, ये y के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस 2g, x का मान कितना दिया गया 6 प्लस 2f, y का मान कितना दिया गया, y का मान 1 दिया गया प्लस c हो गया। अब इसके बाद 4 चौक कितना होगा 16 प्लस 1, 6 दूना कितना होगा 12g प्लस कितना लिखेंगे 2f प्लस c इसके टू क्या लिखेंगे 0। ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 प्लस कितना लिखेंगे 12g प्लस कितना लिखेंगे 2f प्लस c इसके टू 0। ये समीकरण कितना बना आप बताएंगे, ये आपका समीकरण बना सेकेंड। आपका कितना समीकरण बना, आपका ये सेकेंड बन गया, ये आपका समीकरण। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या किया आपने, इस बिंदु को वृत्त के व्यापक समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू कितना रखा 4, y की वैल्यू 1 और 2 यहाँ से सूत्र से लिखा, जी यहाँ लिखा, x की वैल्यू 6 नहीं, x की वैल्यू यहाँ 4 दी गई है, यहाँ आप 4 लिखिएगा x और फिर यहाँ 2 लिखेंगे, f का मान कुछ नहीं है, y का मान 1 है, ठीक है। 4 4 16 हो गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे 8, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे आप, अब उसके बाद फिर दोबारा आप लिखेंगे, दोबारा आपको क्या लिखना है, लिखेंगे बिंदु, बिंदु क्या लिखेंगे अब की बार 6,5 लिखना, 6,5 से। अब ये 6,5 किस में रखेंगे, वृत्त के व्यापक समीकरण में। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। हमने कहा इस बिंदु को एक बार इस पे रखिए, देखिए हमने रखा, ये प्राप्त हुआ। फिर इस बिंदु को वृत्त के व्यापक समीकरण पे रखिए, यानी दोनों बिंदु को वृत्त के व्यापक समीकरण पे रखना है आपको। तो चलिए जब यहाँ रखूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ x का मान 6, 6 का वर्ग, y का मान कितना है 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे यहाँ g ऐसे लिख दीजिए, g x का मान कितना है 6 प्लस 2f, y का मान कितना है 5
प्लस सी इक्वल टू 0। 6 चार कितना होगा 36, 5 बचे कितना होगा 25, 6 दूना कितना होगा 12। नहीं समझ में आ रहा है। 6 का वर्ग किया गया 36, 5 का वर्ग 5 कहाँ से आया 5, देखिए ये y की वैल्यू है, y स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ 5 की घात 2 हो गई। यहाँ 2g f 2g x है, x की वैल्यू 6 है, तो 6 दूना 12g हो गया, प्लस 5 दूना कितना होगा 10f प्लस सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। ये समीकरण कितना बना आप बताएंगे, थर्ड बना। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस बिंदु को आपने वृत्त के व्यापक समीकरण पे रखा तो आपको समीकरण ये प्राप्त हो गए। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, 6 5 कितना हो गया 11 और 3 2 5 1 6 कितना आपका आ गया 61 आ गया। अब 61 आ गया, 61 के बाद आप क्या लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 12g लिखेंगे, प्लस 10f लिखेंगे, प्लस c, ये आपका समीकरण, ये 0 लिखेंगे यहाँ, ये समीकरण आपका बना था, ये बना। यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अब लिखेंगे बिंदु माइनस जी कामा एफ से किस रेखा को समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लिखेंगे बिंदु माइनस जी कामा माइनस एफ से किस रेखा को संतुष्ट कर रहा है, इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। यहाँ 4 जी के स्थान x के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस जी, और y के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 16। ये समीकरण बना 4। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से आप चाहे तो माइनस से भाग कर सकते हैं, माइनस से भाग करेंगे तो 4g प्लस एफ इक्वल टू माइनस 16, इसको आप समीकरण बना दीजिए 4। ये हो गया। अब देखेंगे आप इसमें क्या करना है। अब आपको एक एक समीकरण आपको सॉल्व करना है। कौन कौन से समीकरण सॉल्व करना है, एक बार समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे जो समीकरण आएगा उसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, चलिए समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, चलिए घटा रहे हैं। 2 क्या है आपका यही तो है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ से मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन ये थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे आप 17 प्लस कितना लिखेंगे 8g प्लस 2f प्लस c माइनस क्या करेंगे, किसको घटाना है समीकरण 3 को घटाना है। समीकरण 3 आपको ये है, समीकरण 3 आपका ये, अब इसको घटाना है इसमें से, जब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस 61 कोष्टक के पहले। अब इसको 2 बार लिखना होगा, यहाँ जब कोष्टक लगाएंगे तो बीच के चिन्ह परिवर्तित होते चले जाएंगे, स्थान कम है इसीलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ एक ही बार में। यहाँ 61 ये प्लस है तो यहाँ जब माइनस लगाएंगे तो बीच के निशान बदल जाएंगे। यहाँ कितना लिखेंगे 12g लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 10f लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे c इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कटने लायक है, आप बताएंगे यहाँ से c कटेगा, यहाँ से c कटेगा। यहाँ 17 है, यहाँ 61 है, यहाँ 8g है, यहाँ कितना है माइनस 12g है। तो आप ऐसा करिए इसमें ये कितना दिया गया 8, चलिए पहले इसको क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 17 माइनस कितना 61, फिर प्लस लगाएंगे 8g माइनस लिखेंगे 12g और प्लस लिखेंगे 2f और लिखेंगे माइनस 10f इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको आप घटा दें, अब ये बना 11, 11 में से 7 पे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 4 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से आप 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद फिर 12 में से आपको 4 घटाना है तो कितना 8 घटाना है, कितना आ जाएगा माइनस 4g आ जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे 10 में से
10f में से 2f घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, अब बताएंगे। यहाँ आपका आ जाएगा 8f इक्वल टू 0। ये समीकरण आप कौन सा बना लेंगे, ये समीकरण आप बनाएंगे 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको कोई समस्या किसी प्रकार से नहीं हुई होगी। अब अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद आप कौन सा समीकरण सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ कितना दिया गया है, ये दिया गया है ना 4g प्लस f इक्वल टू 16 दिया गया। अब इसको अगर 16 को हम इधर लेके चले आएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये 16 इधर है माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ कितना लिख देते हैं प्लस 16, ये आपका f माइनस से हमने भाग किया था, यहाँ माइनस हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए इसको बराबर को उधर रहने दीजिए, माइनस कितना हो गया 16, जब ये इसको इधर लाएंगे तो आप प्लस में हो जाएगा। अब समीकरण आपको 4 और 5 को सॉल्व करना है, तो 4 और 5 को सॉल्व कर दीजिए। 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा, आप बताएंगे हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा उसको आप देखिए। चलिए इसको मैं इधर ले आके कर ही देता हूँ, क्योंकि अभी नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। ये प्लस 16 हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे, स्थान तो नहीं है, चलिए लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को हल करने पर, 4 और 5 को हल करने पर, तो ये देखिए आपका ये 4 है, यही तो है 4, और ये आपका कौन सा है 5 है, यही है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो चाहे आप इसको ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। डायरेक्ट लिखने का मतलब, कहने का तात्पर्य हमारा ये है, यहाँ कितना लिखेंगे 4g लिखेंगे प्लस f लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 16। ये अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये प्लस हो गया, यहाँ लिखेंगे 44 माइनस कितना लिखेंगे 4g माइनस कितना लिखेंगे 8f इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। समीकरण 4 और 5 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ से देखिए 4g प्लस में और 4g माइनस, अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये f यहाँ है, f यहाँ भी है। तो पहले आप ऐसा करिए, इन दोनों से आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 44 में 16 जोड़ना है, 6 4 10 हो गया, 4 में एक 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो गया, और हासिल एक कितना हो गया 6 हो गया, प्लस f यहाँ है, और यहाँ कितना दिया गया है माइनस 8f दिया गया। तो यहाँ कितना करेंगे आप, घटाएंगे कितना आ जाएगा 7f आ जाएगा इक्वल टू 0। यह बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे, यह बराबर आपको प्राप्त होगा 60/7। f की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे। चलिए थोड़ा देखिए, ये f की वैल्यू जो आई है 60/7 आई है, ये f की वैल्यू लगता है कहीं थोड़ा त्रुटि हो गया, उसको देखते हैं। यहाँ से जरा देखिएगा, यहाँ कितना लिखा गया 17 माइनस 61 लिखा गया है, इसको घटाएंगे तो बड़ी संख्या आपकी 61 है, यहाँ माइनस का निशान लगेगा, ये हो गया। अब ये आपका कितना बना -44 बना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देने की बात ये है, आप क्या करेंगे यहाँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए आपने क्या किया, समीकरण 4 और 5 को हल कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। हमने कहा 4 और 5 को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ कितना लिखा गया, ये कितना लिखे हैं, समीकरण 4 लिखे हैं, कितना लिखे हैं 4g प्लस f प्लस 16, फिर कितना लिखेंगे यहाँ, जब जोड़ेंगे यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, और ये ऋण है तो धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ मिला के ऋण हो जाएगा। यहाँ तक अब आप समझ गए। अब यहाँ से ये g और g कैंसिल हो गया, अब यहाँ आप इसको घटाएंगे, अब यहाँ आप इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना आपको प्राप्त होगा, आप जानते हैं। अब इसको यहीं से थोड़ा से आप मिटा दीजिए, ये इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, लिखेंगे f
माइनस कितना लिखेंगे 8F माइनस 16 प्लस 16 ये 44। आपका यही तो बचा है क्वेश्चन में अदद में। यहाँ से देखिए, अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये घटाएंगे -7F आ जाएगा। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो ये 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से यो। अब इसका 2 आप 0 करते चलिए, यहाँ लिखेंगे -7F बराबर क्या लिखेंगे 28। तो F बराबर आप क्या लिखेंगे -28 बटा कितना लिखेंगे 7। F बराबर कितना होगा 7 के साथ 7 चौक 28। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, ये F की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब F की वैल्यू जब आपको प्राप्त हो गई, F की वैल्यू -4 प्राप्त हो गई। अब आप F का मान उठा के समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। जब 4 में रखेंगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, आपको G की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ लिखूंगा। यहाँ देखिएगा F का मान समीकरण किसमें 4 में, समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है आप बताएंगे, 4G है प्लस F है प्लस 16 है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 4G प्लस F की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, प्लस कितना है 16 है, 16 को लिख देते हैं। देखिए इसको यहाँ ऐसे लिखा F की वैल्यू 4 है और ये इसको लिख दिया। यहाँ लिखेंगे कितना 4G 16 4 कितना होगा 20 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके नीचे दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4G बराबर कितना लिखेंगे -20, G बराबर आप कितना लिखेंगे -5। G की वैल्यू कितनी आ गई आप बताएंगे, G की वैल्यू आ गई -5 आ गई। यही तो होगा, G का मान आप कितना निकाल ली। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ F का मान -4 है और यहाँ आप लिखेंगे F का मान -4 होगा और इसको घटाएंगे तो क्या त्रुटि हो रही है, यहाँ लिखेंगे कितना 4G, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना आ गया 12 इसके टू आप 0 लिखेंगे। 4G बराबर कितना लिखेंगे -12, G बराबर कितना लिखेंगे 12/4 लिखेंगे। G का मान कितना आ जाएगा -3। G की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है। पुनः सुनेंगे, F की वैल्यू -4 आई, तो F की वैल्यू -4 आई तो इसको हमने समीकरण 4 में रख दिया। जब 4 में रख दिए तो हमको G का मान -3 प्राप्त हो गया। इसको आप सॉल्व करिएगा, हो सकता है मैं छोटा छोटा लिखा हूँ आपको ना दिख रहा हो, स्थान ना होने के कारण ऐसा मैं लिख रहा हूँ। G का मान -3 आ गया, F का मान -4 आ गया। अब बचा किसका मान है, अब आपको बचा है C का मान निकालने के लिए। तो C का मान किस समीकरण में रखा जाए जिससे हमको जो है C की वैल्यू प्राप्त हो जाए, आप बताइए। C कहाँ कहीं दिया गया है किसी समीकरण में, आप बताएंगे हाँ दिया गया है। किस में रखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए ठीक है, मैं समीकरण 3 में किसका मान रखूंगा, F और G का मान। F और G का मान जब रखूंगा तो C की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से इस अदद को अब यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब ये इस अदद की जरूरत नहीं। तो यहाँ देखिएंगे आप, अब यहाँ लिखेंगे GF का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए GF का मान, G का मान -3, F का मान -4, यही है। किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो क्या लिखा गया समीकरण 3, 61 प्लस कितना लिखा गया 12G प्लस कितना लिखा गया 10F और प्लस कितना लिखा गया C इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 61 प्लस 12 गुणे G का मान आपने कितना निकाला है -3, यहाँ -3 रख देते हैं, प्लस F का मान आप कितना निकाले हैं -4, तो -4 रख देते हैं, प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ लिखूंगा 61 चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ लिखेंगे क्या 61 प्लस 12 कितना होगा, ये ऋण में है ये धन में है, 12 36 और ये धन में है 10 धन में है और ये कितना लिखा गया -4,
तो जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना लिखेंगे c इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 61 माइनस इसको यहाँ लिखेंगे 36 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे। ये 6 हो गया 4 3 7 प्लस c इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब इसको घटाएंगे 6 में से 1 गए कितना आ गया 5, 7 में से 6 गए 1 माइनस प्लस c इक्वल टू 0। c बराबर ये इधर है -15 इधर जाएगा +15। c की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे। c की वैल्यू हमको 15 प्राप्त हो गई। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आप सारी वैल्यू जब निकाल लिए तो आपको क्या करना है, यही मान उठा ले जाके समीकरण 1 में आप रख दीजिए। किसमें रखेंगे 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यही है वृत्त का व्यापक समीकरण। अब इसी में आप रख देंगे। तो आप जब इसमें रखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण में तो देखिए यहाँ वृत्त का व्यापक समीकरण आपको क्या दिया गया, यही दिया है x²। एक बार मैं क्वेश्चन को बता दूं पुनः, वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है, वैसे तो बड़ी हो रही है, चलिए ठीक है इसको आप रिपीट करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ c का मान ये आ गया है और g का मान ये आया है, f का मान ये आया है। इन सब मान के उठा ले जाके समीकरण वृत्त के व्यापक समीकरण में रख देंगे, आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जी कह रहा था समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित हो। अब समीकरण आप ऐसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे x² प्लस क्या लिखेंगे y² प्लस g का मान कितना है, g का मान -3 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे -3, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 गुणे f का मान आप कितना निकाले -4 तो यहाँ -4 रखेंगे, y लिखेंगे प्लस c का मान आप कितना निकाले हैं 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे आप x² प्लस y², 2 तिहाई 6x हो गया माइनस 8y हो गया प्लस 15 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे, आपको समझ में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ करना है नहीं। हमने क्या किया यहाँ से देखिएगा, ये आदत नहीं स्थान नहीं था, यहाँ देखिए ये हमने क्या किया, ये जो वृत्त का व्यापक समीकरण था x² प्लस y था, फिर हमने +2 लिखा, g का मान -3 यहाँ प्राप्त किए थे, यही g का मान -3 यहाँ रखा, इस x को यहाँ ऐसे लिखा, प्लस को यहाँ ऐसे लिखा, 2 को सूत्र से लिखा, f का मान आप यहाँ -4 प्राप्त किए हैं इसलिए -4 रखा गया, y को यहाँ ऐसे लिखा, c का मान आप यहाँ 15 प्राप्त किए हैं इसलिए यहाँ 15 रखा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पुनः सुनेंगे। जो आपके ये दोनों बिंदु दिए गए थे, एक बार इस बिंदु को वृत्त के व्यापक समीकरण में रखा तो आपका समीकरण ये प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, इस बिंदु को वृत्त के व्यापक समीकरण में रखा तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया। फिर आपका वृत्त का केंद्र ये था, इस रेखा को संतुष्ट किया, ये समीकरण प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 को क्या किया, हल किया, यानी 2 में से 3 को घटा दिया। ये देखिए यहाँ पर घटाने पर तो आपको ये प्राप्त हो गया समीकरण 5। ये जब समीकरण 5 प्राप्त हो गया, समीकरण 5 को, बात को गौर से सुनिएगा, समीकरण 5 को और 4 को हमने क्या किया, जोड़ लिया। देखिए यहाँ समीकरण 4 और 5 को हल करने पर आप लिख दीजिए जोड़ने पर, जब हमने जोड़ा तो यह की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -4 हो गया। तो इस -4 का मान हमने किसमें रखा, समीकरण 4 में रखा, समीकरण 4 में रखा। f का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हमने कितना, g का मान कितना प्राप्त किया, -3। अब इस -3 को और -4 को ले जाके समीकरण किसमें रख दिया, 3। क्यों 3 में रख दिया, क्योंकि हमको c का मान ज्ञात करना है, यहाँ c है ना, तो c का मान ज्ञात करना। तो देखिए हमने यहाँ इस स्थान पे सॉल्व कर दिया, c का मान 15 प्राप्त हो गया। जब सबकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए, जब सबकी g, f, c की वैल्यू जब हमको प्राप्त हो जाए तो हम उस समीकरण में ले जाके रख देंगे, किसमें, वृत्त के व्यापक समीकरण में हम उस मान को ले जाके रख देंगे। वृत्त का व्यापक समीकरण आपका यही है। जब वृत्त का व्यापक समीकरण आपका यही है तो हमने क्या किया, x² प्लस y² प्लस 2gx है, g के स्थान पे -3 रखा और प्लस 2f, f के स्थान पे -4 रखा, यहाँ से c का मान 15 रखा। ये आपका नीचे आपका समीकरण प्राप्त हुआ। यही हमने इतना सॉल्व कर दिया, ये आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 सेम टू सेम ऐसे हैं, आप उसको स्वतः सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो मैं उसको अगली वीडियो में जरूर लूंगा। चलिए ठीक है।
धन्यवाद।